नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज से आपका जो है नया जो सत्र है, नवीन सत्र है 2021-22 के लिए जो ऑनलाइन क्लासें हैं वो प्रारंभ हो रही हैं। और इन कक्षाओं में हम प्यारे विद्यार्थियों बीए तृतीय वर्ष की कक्षा हिंदी साहित्य विषय में जो है पढ़ने वाले हैं। और इसमें प्यारे विद्यार्थियों आज हम केवल पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि इस कोरोना महामारी के चलते हमारे 2 वर्ष है वो पढ़ाई में बहुत अधिक बाधा है इस महामारी के कारण पड़ी है, लेकिन अब जो नया सत्र है वो हम आरंभ कर रहे हैं। इसमें ऑनलाइन क्लासेस के रूप में अगर सब कुछ ठीक रहा और ये जो महामारी है वो थोड़े समय बाद समाप्त हो जाए, ऐसी मान लीजिए ईश्वर से हम कामना करते हैं, तो फिर से ऑफलाइन जो क्लासें हैं वो विधिवत आरंभ हो जाएगी और उस समय हम ठीक प्रकार से जो है अध्ययन अध्यापन हम करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, उससे सम पहले अभी जो ऑनलाइन क्लासें आपकी चल रही है तो इसमें अब हम नवीन सत्र 2021 और 22 के लिए बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में जो सामान्य पाठ्यक्रम संबंधी सामान्य जानकारी है वो इसमें दी जा रही है। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के जो नए विद्यार्थी जो अभी द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष की कक्षा में आए हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य विषय बीए तृतीय वर्ष में आपके 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है प्यारे विद्यार्थियों आधुनिक काव्य, ठीक है, और द्वितीय प्रश्न पत्र है उसका नाम आपका कथा साहित्य है। उसकी चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये नए सत्र 2021-22 के लिए जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका नाम आपका है आधुनिक काव्य। क्या नाम है आपका? आधुनिक काव्य। द्वितीय कक्षा यानी द्वितीय वर्ष में आप रीतिकालीन काव्य पढ़ के आए हो। प्रथम वर्ष में आपने पढ़ा था प्राचीन काव्य, द्वितीय वर्ष में पढ़ा था आपका प्रथम जो प्रश्न पत्र था उसमें रीतिकालीन काव्य, और अब तृतीय वर्ष की कक्षा में बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में आप पढ़ेंगे आधुनिक काव्य। प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक काव्य में आधुनिक काल के जो कवि हैं उनके कविताओं का संकलन होगा। और इसमें देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर सब कुछ सही रहा और अच्छी प्रकार से आगे के वर्ष में जो परीक्षा का कार्यक्रम ठीक प्रकार से अगर होता है तो आपका जो ये पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा और इसमें उत्तीर्णांक जो है आपका 36 अंक है कम से कम, और पूर्णांक है यानी 100 अंकों का ये पेपर होगा और इसमें आपको अधिक से अधिक अंक अर्जित करने हैं। प्यारे विद्यार्थी, ये जो प्रथम प्रश्न पत्र है आधुनिक काव्य, इसमें देखिए प्रश्न पत्र किस प्रकार से आएगा, सामान्य जानकारी आपको दे रहा हूँ। एक प्रश्न आपका व्याख्याओं से संबंधित आएगा जैसा कि आपके द्वितीय वर्ष में भी आया था, उसी प्रकार से यानी इस प्रकार भी इसमें भी आएगा, ठीक है। हालांकि वो अलग बात है, परीक्षा इत्यादि अभी इस कोरोना महामारी के कारण नहीं हो पा रही है। तो ये जो प्रश्न पत्र है ये हम इस हिसाब से आपको बता रहे हैं कि भाई ईश्वर से कामना करते हैं कि अगला वर्ष ठीक प्रकार से अब जो 2022 है उसमें ठीक प्रकार से विधिवत आपके पेपर हो और अच्छे प्रकार से आप अंक अर्जित करें। और तृतीय वर्ष की तो परीक्षा है वो आपकी अवश्य होगी ही, ठीक है। तो इसमें 3 व्याख्याएं हैं और 30 अंकों की आएगी। ये जो पहला प्रश्न होगा व्याख्याओं संबंधित आएगा और इसमें प्यारे विद्यार्थियों 3 व्याख्या दी आएगी। 3 का मतलब 6 दी हुई आएगी, वो सब क्या आएगी अथवा में। जैसे ये एक व्याख्या है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये 5वीं है, छठी है। तो करनी कितनी है इसमें से? आपको 3 करनी है। एक इन 2 में से एक करना है, इन 2 में से एक व्याख्या करनी है, इन 2 में से एक करनी है। तो इस प्रकार से 3 व्याख्या हो गई और ये प्रश्न एक पहला प्रश्न होगा तो 30 अंकों की होगी, तो 10-10 की व्याख्या हो गई, ठीक है। और 16-16 नंबरों के 3 प्रश्न हो गए। 3 प्रश्न होंगे आलोचनात्मक, जो कि इसी आपके काव्य है, आधुनिक काव्य है, इन कविता वाले पाठों में से ही 3 प्रश्न बनेंगे। और ये 3 का मतलब 6 प्रश्न दिए हुए आएंगे अथवा में ऐसे
तो इनमें आपको करने कितने हैं, 3 करने हैं। ये 48 अंकों के होंगे, यानी 16 16 16 नंबर के होंगे। व्याख्याएँ 10 10 10 की होंगी। ठीक है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न आएगा वो आधुनिक काव्य का जो प्रवर्तिगत इतिहास है, आधुनिक काल का जो इतिहास है उससे संबंधित आएगा, और कवियों का संक्षिप्त परिचय, उनके काव्य रचनाओं के बारे में जानकारी इत्यादि पूछेंगे। तो ये आधुनिक काव्य का जो इतिहास है वो 12 अंकों का प्रश्न होगा इसमें। फिर एक प्रश्न आपका रस वाला जो बिंदु है, ये आपका प्रथम वर्ष में भी था और ये अंतिम वर्ष में भी है। तो ये रस वाला जो बिंदु है रस निष्पत्ति का, उसमें ये रस के जो निष्पत्ति के जो सिद्धांत है, वाद है प्रमुख, और रस के जो अवयव है, अंग जिसको हम कहते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। जो स्थायी भाव है, अनुभाव है, विभाव है, ठीक है, संचारी भाव है इत्यादि, इनके बारे में जानकारी लेनी है। तो ये 10 अंकों का होगा। तो इस प्रकार से ये 100 अंकों का पेपर होगा, और ये एक क्रम से आपको तैयारी करनी है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से पाठ है वो देख लीजिए। पहला पाठ आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी कवि हैं, और इनकी कविताएं 2 कविता है। एक है इंद्र का गर्वहरण, और जो कि प्रिय प्रवास महाकाव्य से हैं। इंद्र का गर्वहरण प्रिय प्रवास महाकाव्य से है ये। और दूसरी कविता एक बूंद और तिनका, यानी कुल मिला के एक कविता तो तिनका हो गई, एक बूंद हो गई। और ये इंद्र का गर्वन ये लंबी कविता है, इसमें बहुत सारे पद हैं, लगभग 45 से 47 के करीबन पद है। तो इनको हम देखना है, इनकी व्याख्या को करना है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये हो गया आपका पहला पाठ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी की कविता प्रिय प्रवास महाकाव्य से इंद्र का गर्वहरण और एक बूंद और तिनका। यानी इंद्र का गर्वहरण यानी जो गोवर्धन जो घटना है, गोवर्धन लीला, श्री कृष्ण लीला में अंतर्गत जब श्री कृष्ण जी ने इंद्र के कोप के कारण गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था, उसको एक तरह से आधुनिक रूप में मोड़ा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी ने। कृष्ण को एक समाज सेवक के रूप में, समाज कल्याण के कार्य करने वाले जन के रूप में चित्रित किया है। और ये 3 इसमें हो गई। अगला देखिए पहले मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्र कवि, और इसमें देखिए कविता सखी वे मुझसे कहकर जाते, यशोधरा से ली गई है ये। और प्यारे विद्यार्थी, इसमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा है, उसकी वियोग वेदना और का जिक्र इसमें किया गया है। सखी वे मुझसे कह के जाते, यानी गौतम है वो, इनके पति गौतम है वो सिद्धि प्राप्ति के लिए यशोधरा को जो है छोड़ करके चले जाते हैं। तो उस समय यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि मेरे पति काश मुझे पूछ करके चले जाते तो कितना अच्छा होता, लेकिन वो पूछ करके नहीं गई। और ये अगला काव्य है वो साकेत है। साकेत भी है, 9वां सर्ग है। मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत महाकाव्य का 9वां सर्ग है। 12 सर्गों में बंटी हुई है ये कविता, बड़ी कविता है। और इसमें 9वां सर्ग का जो है चित्रण किया गया है आपके पाठ्य पुस्तक में। और ये इसमें उर्मिला का जो विरह वर्णन है वो किया गया है। उर्मिला है लक्ष्मण की जो पत्नी है, वो उर्मिला जो कि लक्ष्मण के साथ वनवास नहीं जा पाती है, और उन पति के वियोग में जो है उसकी क्या मनोस्थिति होती है उसका चित्रण इस कविता में किया गया है साकेत में। अगला देखिए जयशंकर प्रसाद जी की रचना सरदा सर्ग है। ये जो कामायनी महाकाव्य है इसका 3रा सर्ग है, ये सरदा सर्ग। सर्गों में बंटी है कामायनी महाकाव्य। तो इस कामायनी महाकाव्य किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। और इस कामायनी महाकाव्य में ये 15-16 जो सर्ग है, 15 सर्ग है। इसमें सरदा सर्ग है जो 3रा सर्ग है, उससे जो महत्वपूर्ण पद है उनकी व्याख्या हम करेंगे। अगला जो पाठ है प्यारे विद्यार्थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनकी कविता है जागो फिर एक बार, इससे हम पद पढ़ेंगे। इसके बाद में दूसरी कविता और है, एक ही पाठ मतलब 2 कविता हैं, जागो फिर एक बार, उसके भी पद हैं, उनकी व्याख्या भी। इसके अलावा बादल राग की जो कविता है ये भी हम देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अगले कवि हैं सुमितानंद पंत जी, आधुनिक काल के कवि है सारे। तो सुमितानंद पंत जी देखिए, इनकी कविता है नौका विहार। रात्रि काल के समय गंगा में नौका विहार करते हैं कवि, उसका चित्रण किया गया है। और दूसरी कविता है परिवर्तन, और ये आधुनिक विज्ञानवाद पर करारा व्यंग्य कटाक्ष करती है इस कविता में परिवर्तन सुमितानंद पंत जी ने। और छठे जो कवि है वो रामदास जी दिनकर जी हैं, इनकी रचना है कुरुक्षेत्र का 6ठ सर्ग, हम पढ़ेंगे। बड़ी कविता है, लंबी कविता है, इसके बहुत सारे पद हैं, तो इनकी कविता के पदों को पढ़ना है। रामदास जी दिनकर जी रचना है कुरुक्षेत्र। और महाभारत के जो पात्र है भीष्म पितामह और युधिष्ठिर का एक तरह से उनके संवाद के रूप में उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, युद्ध इत्यादि नीतियों के बारे में। अगला देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है, 2 कविता आपके लकड़ी का रावण
जो कि भ्रष्टाचार संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। इसमें अफसरशाही, पिताशाही उनके बारे में है। और कविता भूल गलती, ये अफसरशाही और हमारे भीतर जो हम गलतियों को आदत के रूप में बना लेते हैं उसके बारे में है। लकड़ी का रावण भी इसी प्रकार का जो आधुनिक मानव है उसका जिक्र इसमें किया गया है, किस प्रकार से हम अपनी आदतों के कारण है वो रावण की तरह बन रखे हैं। तो ये लकड़ी का रावण वाली कविता है। इसके अलावा धर्मवीर भारती जी की रचना है कनुप्रिया। कनुप्रिया किसको कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? कनुप्रिया का मतलब होता है कनु मतलब कृष्ण, प्रिया मैंने सखी, कृष्ण की सखी यानी राधा। तो इससे 3 गीत हैं, वो 3 गीत हमें पढ़ने हैं, व्याख्या करनी है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी जो तार सप्तक के कवि भी हम प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं, जिन्होंने तार सप्तक का संकलन किया था। और इनकी कविता है हरी घास पर एक क्षण भर और बावरा अहेरे 2 हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थी महादेवी वर्मा छायावादी कवियत्री है ये, और इनकी कविता है दीपशिखा। इसके जो गीत हैं वो हम पढ़ेंगे दीपशिखा कविता से। अगले जो कवि हैं वो नरेश मेहता जी, इनकी कविता है सूर्योदय एक संभावना, और एक कविता है इनकी वैष्णव यात्रा। तो इस प्रकार से कुल मिला के 11 पाठ हैं। उन 11 पाठों की कविताएं हैं अलग अलग, बहुत सारे उनमें एक एक कविता में कई पद भी है। कुरुक्षेत्र जैसे बड़ी कविता है, और ये कामायनी श्रद्धा सर्ग है। इसके अलावा साकेत है। तो ये थोड़े बड़े पाठ हैं, तो इनको ठीक प्रकार से हम पढ़ेंगे, समझेंगे, और इनके प्रश्नोत्तर भी आएंगे, व्याख्या भी आएगी। तो इनको हम क्रम से हम देखेंगे और समझेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक की जानकारी आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे आगे के पाठ्यक्रम के बारे में, यानी आपका जो पेपर 2 है, भाग द्वितीय प्रश्न पत्र है कथा साहित्य, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए आप इस पाठ्यक्रम को ठीक प्रकार से पढ़ें, समझें और एक तरह से मानचित्र बना लें अपने दिमाग में कि हमें इस प्रकार से इन पाठों को पढ़ना है, समझना है, इस प्रकार से अंकों को अर्जित करना है। तो पहले ही रणनीति हम तैयार कर लेंगे। तो आशा करता हूँ यहाँ तक जो समझा है वो ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। हमें ये 11 कवियों की कविताओं को पढ़ना है, पदों को, व्याख्या को पढ़ना है, प्रश्नोत्तरों को देखना है, साथ ही साथ रस संबंधी जो टॉपिक है उसको भी पढ़ना है, आधुनिक काल का जो इतिहास है वो भी देखना है। तो इस प्रकार से आपका बहुत सारा जो पाठ्यक्रम आधुनिक काल से संबंधित है उसको हम देखेंगे और समझेंगे। आप अध्ययन और अध्यापन है वो ठीक प्रकार से हम करें, ऐसी आशा के साथ आपके जो नया सत्र है आरंभ हो रहा है उसकी बहुत बहुत शुभकामना, और अच्छे अंकों के साथ आप उत्तीर्ण हो, अर्जित करें आप, और उज्जवल भविष्य की कामना सहित। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।